तो सर जिस तरीके से ज़िंदगी जो है अलग-अलग मोड़ लेती है, आपका सबसे पहला मोड़ था थिएटर के या रंगमंच की दुनिया का, वो क्या था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ है। आज उसी जगह पे जहाँ पे आप पढ़ते थे, आज वहीं जाके आप डायरेक्ट करते हैं, तो वो फ़ील कैसा है? वो बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील है वाक़ई। सच बोलूँ तो ये ना एक सौभाग्य। आपने सिनेमा को इतना क्यों तरसाया कि आप स्क्रीन पे आने में आप अपना एक वक़्त लिया? क्योंकि सर जिस तरीके की परफ़ॉर्मेंसेज़ आपकी देखी हैं, काला पानी हो, आश्रम हो या भोपाल हो, हर एक के अंदर आपके जो एक्टर है, उसने किरदार को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। सच तो ये है कि मेरा कभी उस तरफ रुझान ही नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है आपने जो कहा कि तैयारी बहुत, बहुत, बहुत क्योंकि तैयारी होगी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर जब सिनेमा की हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त ड्रिफ्ट आया है, चेंज आया है ओटीटी का। उसमें मर्यादाएँ आई थिंक बहुत ज़्यादा पार कर दी गई हैं। तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें दर्शक को और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि वो हर तरीके की चीज़ देखे? बहुत ज़्यादा कहीं हमें ज़रूरत तो लगी कि वो जो आज सब कुछ परोसा जा रहा है, उस सब की इतनी ज़रूरत तो उसके बिना हम मर जाएँगे या उसके बिना हम खाली थे, हमारा जीवन सूना-सूना था। सर एक परफॉर्मेंस करने के बाद थिएटर में मामूल ये होता है कि आप उस परफॉर्मेंस के साथ रहते हैं कुछ क्षण तक। कई बार अंदर एक हैवीनेस रहती है। क्या सेम चीज़ आपके साथ कभी हुई है? हाँ, बहुत इसका अपना एक मज़ा है। एक एक्टर को कहाँ ऐसी वो रेखा खींचनी चाहिए जहाँ पर उसको ये याद रहे कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा किरदार है और ये मैं एक्टर हूँ, अदाकार। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत लंबे वक़्त तक इस फ़ील्ड में काम करते हैं और जब आपकी एक्टिंग आपकी क्राफ्ट बन जाए, तो फिर ऐसा होना कम होता जाता है। एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि यार कि कम से कम भई कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। आगे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप व्यस्त होने वाले हैं? कई तरह के छोटे कैरेक्टर्स हैं, कई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अभी रिलीज़ होना बाकी कि हमने पता किया है हमारे सूत्रों के अनुसार कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। मुझे जगजीत साहब की ग़ज़ल याद आती है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका टॉकिंग थ्रू में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान इस तरीके से कायम की है कि आज उनके काम के द्वारा उनकी पहचान होती है और लोग इस पहचान के कायल हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, डिम्पी मिश्रा जी। नमस्कार सर। थैंक यू। सर आपने अपना टाइम निकाला और आज आप हमें पता चला कि आप स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी आप आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए और लोगों को अपने निजी ज़िंदगी के बारे में नए पहलू से अवगत कराने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर जैसे आमतौर पे किसी भी पॉडकास्ट की शुरुआत होती है, लोग हमेशा यही बात करते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानना नहीं चाहते हैं कि बचपन में जो आपने आज जिस मुकाम पे हैं, हुँ। क्या बचपन में ऐसा कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुँचना है? नहीं, नहीं। और मुझे लगता है कोई नहीं सोच पाता या कोई नहीं सोच सकता क्योंकि शायद किसी को नहीं पता कि उसकी जर्नी क्या होगी। और मैं अगर सोच पाता हूँ तो मैं सिर्फ़ इतना सा सोचता था कि जैसे मैं अपने गुरुजी के यहाँ रिहर्सल पे जाता हूँ रोज़ शाम को साइकिल लेके। एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरे भी घर पे छत पे रिहर्सल हुआ करेगी बस। इतना ही सोचा था। उतना बहुत जल्दी अचीव कर लिया। तो बाकी सब तो ठीक है, जी। ग्रेस है। हाँ, ठीक है। तो सर जिस तरीके से ज़िंदगी जो है अलग-अलग मोड़ लेती है, तो आपका सबसे पहला जो मोड़ था थिएटर के या रंगमंच की दुनिया का, वो क्या था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ है, इससे ज़्यादा मुझे जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी है, ये रंगमंच जो है इससे मुझे प्यार होने लग गया है। मैं असल में मेरी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई, बहुत छोटी उम्र में हो गई। मैं शायद 6-7 साल का था। तो पिताजी को बड़ा मन था कि बेटा थिएटर में जाए, एक्टिंग करे, गाना गाए। शायद वो चाहते थे, तो वो किसी वजह से नहीं कर पाए। तो उन्होंने बचपन से मेरे अंदर वो चीज़ें देखी और मुझे उस तरफ भेजने की कोशिश की। तो शुरू हो गया बचपन से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक सिलसिला, कविताएँ सीखना, गाना, थोड़ा बहुत डांस करना। 6th स्टैंडर्ड तक आते-आते मैं सीनियर लोगों के साथ कुछ करने लगा था, प्रॉम्प्टिंग करना सीख गया था, प्रॉक्सी करना सीख गया था। और मज़ा आता था वो करने में।
तो जब मज़ा आने लगा देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब यही वो काम है जो मैं कर सकता हूँ। और फिर मेरा सपना बन गया कि कैसे आगे इस फील्ड में एक्सप्लोर करना है। पिताजी का कहना था कि भई देखो, सिर्फ़ शौकिया तौर पे नहीं करना, अगर आप इसे प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हो तो एक्सट्रीम क्वालिफ़िकेशन हासिल करो। तो एक्सट्रीम क्वालिफ़िकेशन की जब बात आती थी उस ज़माने में, तो 2 ही स्कूल थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारतीय नाट्य अकेडमी, जहाँ फ़ीस नहीं लगती थी। फ़ीस थी नहीं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया आफ्टर ग्रेजुएशन, भारतीय नाट्य अकेडमी में सिलेक्शन हो गया, बस वहाँ पढ़ने चले गए। तो बहुत, मतलब अब याद करते हैं तो लगता है कि दौड़ ही रहे थे। दौड़ते-दौड़ते मंज़िलें आती गईं छोटी-छोटी, वहाँ से गुज़रते गए, आप भी दौड़ रहे हैं। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि घर के अंदर जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं या जितने भी पेरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों को इस फ़ील्ड से दूर रखते हैं, शौकिया तौर पे करना देते हैं। हाँ, लेकिन आपके वक्तव्य के अनुसार ये जो कहानी है थोड़ी-सी अलग ही है, क्योंकि इसमें ये है कि आपके पिताजी जो थे, उन्होंने आपको इसके अंदर प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, आप करिए, लेकिन करना है तो पूरे मन के साथ करिए फिर। बिल्कुल आई फ़ील वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ऐसे पिता और ऐसे माँ माँ मिले, जिन्होंने जो मैंने चाहा वो करने दिया। हुँ। नहीं तो बहुत मुश्किल है। 99% लोगों के यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होता। बच्चे लड़के झगड़ के किसी तरीके से इस फ़ील्ड में आने की कोशिश करते हैं, किसी तरह सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल तो प्रॉब्लम नहीं है, आदमी कैसे भी सर्वाइव कर सकता है। असली असली जो आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपका सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। सर्वाइव तो कैसे भी कर लेगा इंसान। आपको कुछ नहीं देते पेरेंट्स, फिर भी आप सर्वाइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है तब ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेंगे और ज़्यादा अच्छा सीखेंगे भी। फैसिलिटीज़ में वो नहीं हो पाता, हुँ। जो होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, करो, जो चाहते हो वो करो। तो सर, जब उस समय ये सब चीज़ें करते हुए कभी-कभी होता है ना कि बचपन के अंदर हम कभी किसी रेस में हिस्सा लेते हैं और अगर हम फर्स्ट नहीं आ रहे होते, तो अंदर एक वो हीन भावना आने लग जाती है अपने लिए। हुँ। तो कभी ऐसा हुआ और आपके पिताजी ने आपको कोई ऐसी सलाह या कोई ऐसा मशवरा हाँ, दिया? हाँ, हाँ, बहुत, बहुत हुआ। बचपन में क्या था ना, हमें शौक लग गया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का। उस बचपन से ही शायद 4th-5th स्टैंडर्ड से ही, बचपन से ही। तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो हम डेली, घर में जो न्यूज़पेपर आता था उसमें सुबह देखते थे कि आज कहाँ-कहाँ कॉम्पिटिशन है। तो उस टाइम पे ₹2 का, मैक्सिमम ₹10 का एक फॉर्म हुआ करता था, वो भर के पार्टिसिपेट कर लेते थे। तो हम भी जाने लग गए। मुझे याद नहीं कि ग्रेजुएशन तक मैंने ऐसे न जाने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हो, और उसमें से 80% में मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिला होगा। अच्छा। हाँ, 80%। बचे 20%, उन 20% में से ज़्यादा 5% में मुझे फर्स्ट मिला होगा, और 15% में से 10 में थर्ड, ये रेशियो रहा। तो बहुत खराब रेशियो था। बहुत ही खराब रेशियो था कि आप 100 में से 4 बार फर्स्ट आ रहे हैं, बाकी 96 बार तो थर्ड, सेकंड, कंसोलेशन यही आ रहा है। हुँ। तो डिमोरलाइज़ भी होते थे, लगता था कि अरे यार! हम तो हार जाते हैं। लेकिन पिताजी ने हारने कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, उससे क्या होता है? भई ये तुम हार नहीं रहे हो, ये तुम सीख रहे हो। कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे और बेटर करना है, ये आप सीख रहे हो, हार नहीं रहे हो। हुँ। खेल है ये तो, खेलते जाओ, बस खेलते गए। तो सर, खेलते-खेलते जब आप बीएनए पहुँचे, भारतीय नाट्य अकेडमी, तो क्या आपको अपना पहला दिन याद है कि आपने वहाँ पे कदम रखा और हाँ, आपके हाँ, मन में कैसा था? बहुत, और बहुत अच्छे से याद है कि मेरे पापा गए थे मेरा एडमिशन कराने के लिए, और क्योंकि बचपन से थिएटर में था, तो वहाँ जो ऑलरेडी टीचर्स थे, वो भी उसमें से भी 1-2 टीचर्स मुझे जानते थे। तो पापा को बड़ी उम्मीद थी कि साहब, मतलब उनको लगा कि कोई टेंशन नहीं होगी, पहली बार घर छोड़ के जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है। तो उन्होंने बोला, हमारे गुरुजी थे, उनसे बोला कि साहब, आपके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। वो बोले, "भई देखो, हम जब नाटक करने चले थे तो बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया था। ये कैसे बाप हैं, देखो भाई खुद ही छोड़ने आए हैं।" तो बड़ी अजीब विडंबना थी उस वक़्त कि क्या क्या सोचें? इसे कोई कॉम्प्लीमेंट माने या इसे तौहीन माने, क्या माने? फिर मुझे डर लगता था, मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था। पहला इंटरेक्शन था कि हम जब गए, तो
उसी दिन नेक्स्ट डे ही हमको बोला गया कि जाइए स्टोर से जाके स्टेशनरी ले लीजिए। यार स्टेशनरी है क्या काम है, हम तो एक्टर वेक्टर बनने आए हैं। फिर पता चला कि बड़े मोटे मोटे 4 रफ रजिस्टर दे दिए गए, एक ज्योमेट्री बॉक्स भी दिया गया, एक पेंटिंग बोर्ड दिया गया, कुछ कलर पेंटिंग बोर्ड कलर तो सब ठीक है, वो तो मन करता था करने का, लेकिन जैसे ज्योमेट्री बॉक्स मिला तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा, यार ये कुछ ना कुछ मैथ वैथ पढ़ाएंगे और जब इतनी बड़ी बड़े रजिस्टर्स दे रहे हैं तो उसमें लिखवाएंगे भी, मर गए, फंस गए। फिर पता चला कि नहीं 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा, थिएटर आर्किटेक्चर, सिनिक डिजाइन, लाइट डिजाइन, तो ऐसे तमाम 7 सब्जेक्ट होते हैं, वो सातों पढ़ने पड़ते हैं। सिर्फ एक्टर बनना नहीं होता, डायलॉग बोलेंगे एक्टर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये थी सच्चाई। तो सर जब वहाँ पे पहले दिन आपके साथ या उस दौरान जब आपको पता चला कि यार ये मैं तो एक्टिंग करने के लिए आया था और यहाँ पे तो ऐसी पढ़ाई पल्ले जो है मरने वाले हैं हाँ, जिसके अंदर मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हुँ। तो दिल में कुछ कुलबुलाहट हुई कि यार ये एक्टिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? हाँ, पहली रात तो नींद नहीं आई। फैक्ट ये है कि पहली रात तो नींद नहीं आई। मुश्किल से तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए कि ड्रामा स्कूल में एडमिशन हो जाए, और जब एडमिशन हो गया तब फिर वापस बैक टू पवेलियन। तो बड़ा खतरनाक है मामला। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब पढ़ना शुरू किया तो तब समझ में आया कि नहीं, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है आपकी ट्रेनिंग का। आप अगर एक थिएटर एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और फिर एक बाद में फ़िल्म की पूरी जर्नी आप सिनेमा में भी जाना चाहते हैं, तो भी ये सारी पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। फिर मन लगने लगा। हुँ, ओके। सर बीएनए की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको आज भी लगता है कि यार वो दौर एक अलग दौर था। स्टूडेंट लाइफ कुछ अपने आप में अलग अहमियत रखती है और कुछ अलग मज़ा रखती है। मतलब वहाँ तो तमाम ऐसे किस्से हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ़ अगर किसी ने नहीं जी, तो समझिए कि आपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। बहुत लंबा, मतलब एक बहुत खूबसूरत पल होता है आपका हॉस्टलर होना, आपका हॉस्टल में रहना। तो एक तो वो सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। प्लस उसके बाद वो प्रोसेसेस, अलग-अलग टीचर्स का आना, उनका हमारे साथ 1 महीने रहना, हमें ट्रेनिंग देना, तो बहुत शानदार एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे कमाल का एक्सपीरियंस तो आपको, मतलब अब तो नहीं होता, लेकिन उस ज़माने में तो रैगिंग होती थी। हाँ। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो वो है हुँ, कि जो कभी सोचा नहीं, सिर्फ़ सिनेमा में देखा ही था। फ़िल्मों में कुछ में कि रैगिंग नाम की कोई चीज़ होती है। तो जब वो फेस किया तो तब तो बहुत खराब लगा, ऑलमोस्ट 1 महीने। पर उसके बाद वही यादें सोच-सोच के आप 2 साल तक हँसते रहते हैं कि क्या यार, अच्छे खासे 21-22 बरस की उम्र में कोई आया, लड़का-लड़की, उन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद उसको जिस तरीके के माहौल में जीना होता है, जिस तरीके का प्रोसेस झेलना होता है, वो शुरू में तो बड़ा कष्टकर लगता है। बाद में फिर जो मज़े आते हैं कि यार ये सब बेवकूफ़ी थी। जी, जी सर। तो इस तरीके के तमाम एक्सपीरियंसेस हैं। तो सर वहाँ के किसी प्रोफ़ेसर के बारे में या कोई ऐसा दोस्त हो, जिसके साथ आज भी आप टच में हैं? और ऑलमोस्ट सारे टीचर्स के साथ में टच में हूँ। हमारे 3 मेन टीचर हुआ करते थे, जिनमें से जो हमारे एक्टिंग के प्रोफ़ेसर थे वो गुज़र गए। बाकी 2 टीचर्स आज भी हैं जिनके साथ टच में हैं। उसके अलावा तमाम विज़िटिंग फैकल्टीज़ जो पढ़ाने के लिए आते थे प्रोडक्शंस के लिए, उनके साथ भी टच में हैं। अपने बैचमेट्स, और फिर एक, जब आप फील्ड में आ जाते हैं, तो फिर एक गैप तो आ ही जाता है हुँ, कि आपको इमीडिएट बाद आपके जस्ट बाद में जो पास आउट्स हैं 1-2 साल तक के, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन रहता है। उसके बाद फिर तो जी। लंबी लेगेसी है, लंबा अरसा हो गया 18 साल। सर आज उसी जगह पे जहाँ पे आप पढ़ते थे, जिन बेंचेस पे बैठते थे, जहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर आप काम करते थे, लाइट ठीक करवाते थे, आज वहीं जाके आप डायरेक्ट करते हैं। तो वो फ़ील कैसा है? वो बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील है वाक़ई में। वो, और सच सच बोलूँ तो ये ना एक एक सौभाग्य की बात है। कितने लोग हैं जो थिएटर में सर्वाइव कर पाते हैं या थिएटर को लेके अपनी ज़िंदगी आगे जी पाते हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाना, वो तो और ही मुश्किल काम है। तो इट डिपेंड्स क्या आपने कितनी मेहनत की है, हुँ, या आप कितने, आप लोगों के साथ कितने रिलायबल हैं, आप उनके साथ
कि कैसे रिश्ते बनाकर, कैसे काम के तौर पर अपने साथियों के साथ कैसे काम करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट डेफ़िनेटली जब आपका स्कूल आपको फिर इनवाइट करता है कि कभी आप आइए उनके साथ दोबारा काम कीजिए, तो बहुत शानदार, मतलब इतना खूबसूरत फ़ील है कि वो शब्दों में तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। राइट सर। तो सर तब जब आप स्टूडेंट थे और अब जब आप टीचर और आपके सामने नए स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी जो सामने खड़े हुए हैं, आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर क्या आप अपने जैसी जो एक जुझारूपन है या उस समय जो एक कुलबुलाहट होती है कि मुझे सीखना है ताकि सीख करके मैं बाहर जाऊँगा, कुछ करूँगा, वो आज आप देखते हैं? बहुत कम, उस वक़्त भी नहीं थी। मैं सच बोलूँ तो हम जब पढ़ रहे थे तब भी थिएटर को लेके कंपैशनेट होना, है ना, तब भी बहुत कम था। सबको फ़िल्मों में जाना था। वो नाम के लिए ड्रामा स्कूल आते हैं, चाहे वो बीएनए में आते हों, एनएसडी में जाते हों या एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा। सबका लक्ष्य तो एक ही है, सिनेमा। तो जब लक्ष्य ही सिनेमा है तो थिएटर के लिए पैशन होना या हमें ऐसी उम्मीद करना कि नहीं थिएटर के प्रति इनमें पैशन क्यों नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि 50 में से 1 तो कोई ऐसा दीवाना पैदा होता है, इसीलिए थिएटर ज़िंदा है, रहेगा। जब तक की धरती है तब तक थिएटर तो ज़िंदा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो आपको मकसद देता है और एक अजीब तरीके का आपका एक जुझारूपन है कि आपको वैसे जीना है। अब फ़िल्म आएगी, ठीक है, फ़िल्म भी करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है? फ़िल्म भी करेंगे, सारे मीडियम्स हैं, थिएटर आपको सारी ट्रेनिंग दे रहा है ना? तो अब और कम होता जा रहा है वो, है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि वो कि एक ऐसी एक एक कंबाइंड एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस क्रिएट किया जाए, जिसमें बच्चे को वो सारी चीज़ें समझ में आएँ कि हाँ भाई, हमें सिनेमा में है तो हमें कैसे डील करना है, थिएटर में है तो कैसे डील करना है। उसके अलावा बहुत सारे मीडियम्स हैं। भई एक्टिंग सिर्फ़ एक मीडियम नहीं है जिसमें आपको सिर्फ़ डायलॉग बोलने हैं या स्टेज पे डायलॉग बोलने हैं या सिनेमा के सामने डायलॉग बोलने हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी करने को कहा जा सकता है। अब आप थिएटर कर रहे हैं, आपसे कहा पॉडकास्ट कर लीजिए, तो आप उससे बातचीत कर रहे हैं। जी सर। अब उस बातचीत करने का लहज़ा क्या होगा, है ना? उस बातचीत करते वक़्त एक्सप्रेशन क्या होंगे? दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कहा जाए कोई संचालन कर दीजिए मंच का, तो एक्टर वो भी कर सकता है। और कहा जाए कि कोई आपको कहानी रिकॉर्ड करनी है, पॉडकास्ट रेडियो के लिए करना है कुछ रिकॉर्ड, वो कर दीजिए, डबिंग करनी है, आपको वॉइस ओवर करना है। तो बहुत वास्ट फील्ड है। बिल्कुल। हम जितना कुरेदें उतना कम है। तो हम ये पूरी कोशिश कोशिश करते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के साथ, वहाँ एज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो स्कूल स्पेशली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल का एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और जो एस्पिरेंट्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं या जो नए तरह से अपने आप को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, उनके लिए एक ब्रिज का काम करेगी इंस्टीट्यूट। जी सर। तो सर जब अभी आपने जैसे फ़िल्मों का ज़िक्र छेड़ा, सिनेमा का ज़िक्र छेड़ा, तो आपने सिनेमा को इतना क्यों तरसाया कि आप स्क्रीन पे आने में आपने उनको इतना क्यों अपना एक वक्त लिया कि नहीं यार अभी रुको, अभी अभी तुम इस लायक नहीं हो, मैं अपना काम लेके आऊंगा, नहीं नहीं, लेकिन तुम वेट करो, क्योंकि सर जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आपकी देखी हैं, काला पानी हो, आश्रम हो या भौकाल हो, जितनी सारी परफॉर्मेंसेज देखी है, हर एक के अंदर आपके जो एक्टर है उसने किरदार को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि एक ज़िम्मेदारी है एक्टर की और बहुत अच्छे से आपने निभाई भी है। लेकिन क्या इतनी ज़्यादा तैयारी करना किसी भी अभिनेता के लिए ज़रूरी है और उसके बाद एक मुकम्मल मकाम बनाना इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए इतनी तैयारी ज़रूरी है जो आपने करी है? देखिए मुझे पता नहीं, लेकिन सच तो ये है कि मेरा कभी उस तरफ रुझान ही नहीं था। मैं जब ड्रामा स्कूल पढ़ भी रहा था, तो पढ़ते वक़्त भी सब सारे सीनियर्स बैचमेट्स सभी बोलते थे कि भई देखेंगे तो मुंबई जाएगा तो देखेंगे, है ना? देखेंगे मुंबई में क्या करेगा? मुझे जाना ही नहीं है। मैं तो अपने घर वापस चला जाऊँगा और कहीं स्कूल में पढ़ाऊँगा, तो शाम को थिएटर किया करूँगा, बस खुश रहूँगा। मुझे जाना ही नहीं है। मैं नहीं गया।
तो उस पर कोई सवाल जवाब का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं। मैं तो अपने घर वापस आ गया और बच्चों को इकट्ठा किया और थिएटर करने लगा। उसमें इतना मशगूल हो गया, इतने मतलब भर के इतने पैसे मिलने लगे, जिसमें घर चलने लगा बड़े अच्छे से। घर वाले खुश, हम खुश, दिन रात एक्टिंग ही कर रहे हैं, कुछ और तो किया नहीं। अब वो गलत होता कि सीखी एक्टिंग थी और क्लर्क की नौकरी कर रहे होते, हम्म, है ना, या कुछ और सेल्समैन की नौकरी कर रहे होते। वो तो नहीं किया ना, तो कभी नहीं किया। पिछले 18 सालों में मेरी यात्रा में मैंने तो वही किया जो मेरा मन था, चाहे वो बच्चों को पढ़ाया, कॉलेज में सिखाया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, या अभी पिछले 6-7 सालों में फिल्मों में किया। तो बड़ी सभ्यता के साथ और बड़े एहतराम के साथ फिल्मों में मौका मिलने लगा तो मैं करने लगा। लेकिन ये ज़रूर है, आपने जो कहा कि तैयारी, तो तैयारी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी होगी तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइवल रेट क्या है एक्टर्स का? बहुत कितने एक्टर्स हैं जिनको जिंदगी काम मिलता रहता है? हर एक आत्मा एक वक्त आता है बस। हर एक का अपना एक वक्त आता है। आप अपने दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर कोई दूसरा आता है। न जाने क्यों आप कभी दिखते हैं, फिर बहुत अरसे बाद दिखते हैं। उस अरसे में क्या कर रहे थे? तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, फिल्म आ जाती है तो फिल्म भी कर लेते हैं। नहीं हो रहा है ऑडिशन क्लियर, नहीं काम है, तो अपना थिएटर कर रहे हैं, खुश हैं, पढ़ा रहे हैं, खुश हैं। वहां भी तो पूरे दिन एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो एक्टिंग करते हुए पैदा हुए थे, वही करते करते एक दिन विदा बोलेंगे। तो सर ये कब एक किसी भी एक्टिंग स्टूडेंट को या थिएटर के स्टूडेंट को समझ में आया कि अब मैं परिपक्व हो गया हूँ? वो क्षण कौन सा होता है जब परिपक्वता का एहसास होता है? परिपक्वता का एहसास कभी होना भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। आज भी डर लगता है, मुझे डर लगता है, आज भी डर लगता है। देखिए, परिपक्व होने जैसा कुछ नहीं है। एक चीज है जो मैं मानता हूं, कि आप जिसकी भी अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आपका एक बहुत खैर ख्वाह है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये इनसे ज्यादा अच्छी सलाह मुझे कोई नहीं देगा, उनकी नजरों में देखते रहो और उनकी नजरों में देख के ये समझते रहो कि हाँ, अब ये कहते हैं कि ठीक है, तू थोड़ा ठीक करने लगा है। तो जिस दिन थोड़ा ठीक शब्द आपको सुनाई दे, उस दिन मानो कि हाँ, मैं कुछ और करने की कोशिश कर सकता हूँ। और फिर जो वो कोशिश है, फिर उसे मुकम्मल करने की कोशिश करो, क्योंकि कंप्लीट तो कोई है नहीं। एग्जैक्टली। कंप्लीट कोई नहीं है। अब वो लर्निंग प्रोसेस ही है, अनवरत चलने वाला। तो सर अब जैसे फिल्म हो गया और रंगमंच हो गया या सिनेमा जब बात करते हैं तो दोनों के जो मीडियम्स हैं वो अलग हैं। जैसे आपने खुद भी अभी बताया कि जब आप ट्रेनिंग भी देते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर तरीके की स्किल्स जो हैं उनको डिलीवर कर सकें, ताकि कल को अगर उनको रंगमंच करना है या उनको अगर सिनेमा करना है तो उसके अंदर दोनों के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है उनको पता हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा माध्यम जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पा रहा है आज की डेट में? दोनों ही माध्यम है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएट करने वाली बात है ही नहीं। दोनों का मीडियम अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है ना? इज कहानी तो दोनों ही बातें कह रही हैं। जो बेहतर फ़िल्म है, वो भी उतनी अच्छे से कहानी कहती है जितना एक बेहतर नाटक कहता है। अंतर सिर्फ़ मीडियम और टेक्निक्स का है, कि वहाँ रीटेक है, यहाँ रीटेक नहीं है। वहाँ सेट है, तो रियल है, रियल टाइम सेट है, यहाँ सजेस्टिव है। आपको कमरे के अंदर की बात स्टेज पे कहनी है, तो कमरा खुला रखना होगा, सिर्फ़ एक दरवाज़े की चौखट लगा के कमरा दिखाना होगा। सिनेमा पूरा कमरा दिखाना होगा, कमरे के अंदर कैमरा ले जाना होगा। राइट। तो इस लिहाज से, क्योंकि सिनेमा की रीच बड़ा है, बहुत बड़ा रीच है ना? बिल्कुल। करोड़ों लोगों तक सिनेमा एक झटके में पहुंच जाता है, जबकि थिएटर की मैक्सिमम कैपेसिटी 500-600 है, राइट? हाँ, ये ज़रूर है कि थिएटर जब आप लाइव ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, लाइव ऑडियंस आपको देखती है परफॉर्म करते हुए, एक्टर की ताकत है, वो ज़्यादा मजबूती से दर्शक तक पहुंचती है। वो जो एक वाव मोमेंट होता है ना, इतने सारे डायलॉग्स बोल देना, इतनी सारी हरकतें कर जाना, बिना कुछ भूले, वो जो मोमेंटम है थिएटर की, जो थिएटर का जो जादू है, वो जब दर्शकों को बैठे हुए दिखता है कि यार कैसे इसने इतना याद किया होगा,
बिना एक भी फंबल किए, बिना एक भी गलती किए कैसे परफॉर्म कर रहे हैं 2 घंटे से ये 25 लोग। वो बस एक थिएटर का एक अलग चार्म है, जो दर्शकों को एकदम मेस्मराइज़ कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कितना मुश्किल आर्ट है ना? अदरवाइज़ सिनेमा तो आप देखिए कि सिनेमा में आपको गाँव, देहात अ, पढ़े, अनपढ़ जो भी देख रहे हैं उनको लगता है ये तो मज़ाक है ना? उनको तो देख के स्क्रीन पे लगता है कि तो मैं भी कर लूँगा। कितना ईज़ी समझते हैं। उसको एक बार थिएटर में ले जाके बैठाइए, तो उसे एहसास होगा कितना मुश्किल है। सिनेमा भी उतना ही मुश्किल है, उससे और ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल है, तो लोग उसे आसानी से टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एग्जैक्टली सर। जब सिनेमा की हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त ड्रिफ्ट आया है, चेंज आया है ओटीटी का, हुँ। जिसने कई लोगों को रोज़गार के माध्यम भी दिए हैं, नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं। हुँ। लेकिन उसी में फिर जो स्टोरी टेलिंग है या कहानी कहने का तरीका है, वो कहीं चेंज भी हो गया। जब हम सिनेमा देखते थे तो उसके अंदर एक एक चीज़ होती थी कि इतना मेज़रमेंट है या इतना एक चीज़ों को कहने का या दिखाने का विज़ुअल मीडियम जो है, उसकी एक ये मर्यादा होनी चाहिए। और जो ओटीटी है, उसमें मर्यादाएँ आई थिंक बहुत ज़्यादा पार कर दी गई हैं। तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें दर्शक को और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि वो हर तरीके की चीज़ देखे, या कहीं न कहीं जैसे आजकल बात होती है कि ओटीटी के ऊपर भी कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ सेंसरशिप जो है वो लानी चाहिए? आपको लगता है कि ये ओटीटी के ऊपर भी इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, जिस तरीके से सिनेमा जो है जब तक सेंसर बोर्ड उसको ओके नहीं करता, सर्टिफ़िकेट नहीं देता, वो फ़िल्म नहीं लगती है। तो क्या ओटीटी जिस तरीके से वो फैल रहा है और उसने अपना एक बहुत अच्छा मीडियम बना लिया है, मतलब उसपे अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं। लेकिन आपको लगता है कि उसके ऊपर विज़ुअलाइज़ेशन या कहानी कहने का जो माध्यम है, जो तरीका है, उसके ऊपर कोई न कोई सेंसरशिप होनी चाहिए? पर्सनली तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एक लंबे वक़्त तक थिएटर करना, सीखना और ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत लंबा अरसा मुझे हो गया काम करते, बुज़ुर्गों से सीखते, समझते। तो बहुत ज़्यादा कहीं हमें ज़रूरत तो लगी नहीं, कि वो जो आज सब कुछ परोसा जा रहा है, वो सब की इतनी ज़रूरत है कि उसके बिना हम मर जाएँगे या उसके बिना हम खाली थे, हमारा जीवन सूना-सूना था, है ना? तो हम जी नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ तो था नहीं, मुझे तो लगा नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि अपना आपको मटेरियल बेचना है, तो बेचने के लिए जो कुछ लाज़मी है वो करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अलग किस्म का सवाल है, जी। क्या बताएँ? हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ मर्यादाएँ तय कर दें, तो अच्छा है। अब आप हर जगह गाली-गलौची पेश करेंगे, तो लगेगा कि पूरा माहौल ही गाली में है, ग बिना गाली के कोई जीता ही नहीं है। हर जगह ही अश्लीलता परोस देंगे, तो लगेगा कि इसके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है ना? और भी बहुत से मीडियम हैं। आप देखिए कि ये कमाल की बात है कि उसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर, उसी सिनेमा पर, एक तरफ जहाँ लोगों का मीडियम यही है ना? गाली-गलौच, वल्गैरिटी ये कैसे परोसी जाए और ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाए कि और ज़्यादा बिकने लग जाए और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सादगी से काम कर रहे हैं। प्रसिद्धि उन्हें भी उतनी ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो डिफ़ेम हो रहे हैं, राइट? आप और बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हैं, आप देखिए पंचायत, बिल्कुल, गुल्लक, बिल्कुल। है ना? इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। अभी इतनी खूबसूरत अभी एक वेब शो मैंने देखा है दोपहिया, गजराज आप राव साहब। देखिए गजराज राव साहब है ना? आप देखिए। अब ये तो आपके परसेप्शन के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समाज को देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। उसी दौर में एनिमल जैसी फ़िल्म भी बन रही है। उसी दौर में आप देखिए दंगल जैसी फ़िल्म भी बन रही है, थ्री इडियट्स भी बन रही है। तो ये तो आपकी सोच पर डिपेंड है, आप कितने समझदार हैं, अपनी समझदारी का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना? रिसोर्सेज़ तो सबके पास है। सबके पास है रिसोर्सेज़ हैं, टेक्निक भी सबके पास है। उस टेक्निक और रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, वो दिमाग की उपज है।
मेरा तो ये मानना है। जहाँ तक रहा सेंसरशिप का सवाल, तो मुझे लगता है कि कुछ तो मर्यादाएँ तय होनी चाहिए। सर जैसे अभी आपने जिन प्रस्तुतियों की बात करी, जिन प्रोजेक्ट्स की बात करी, उनमें एक बेहद मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट और उसमें किरदार जो है जो आश्रम का था, जिसमें आपका एक किरदार था। और वो मतलब जब भी हम किन्नर की बात करते हैं, यूनुक की बात करते हैं, तो उसमें या ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, तो उसमें लोग या कई कलाकारों को मैंने देखा है, वो उसमें एक ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो भले वो आम ज़िंदगी में नहीं देखने को मिलती हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाइप करके प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन आपने उस किरदार को जो प्रेज़ेंट किया है, वो पहली चीज़ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किरदार है, मतलब वो लग रहा है कि एक्चुअल में एक ह्यूमन है, जो उसी दुनिया के अंदर जी रहा है। और उसके साथ-साथ वो जो कन्विक्शन आपने उसमें डाला है कि यार, जब आप एक डायलॉग बोलते हैं कि ये महिला छात्रावास में रहने का है नहीं, पुरुषों का। मतलब आप सेंटर के अंदर हैं, इधर एक एक्टर है जिसका अभी एकदम रुबाब वाला डायलॉग आया और आपने फटाक से एक प्यारी-सी चीज़ ऐसी बोल दी है, ऐसे परोस दी है, तो ऐसा ल कहीं कहीं एक क्षण में वो ध्यान आपसे वो हटा नहीं है। वो कन्विक्शन कैसे आप उसमें किरदार में ला पाए? देखिए, मुझे सबसे पहले तो वक़्त नहीं मिला कुछ प्रिपेयर करने का। मुझे आज पता लगा कि कल से मुझे शूट करना है और कल से मेरा ये कैरेक्टर है। तो मेरे पास सिर्फ़ 1 रात थी, तो सर कोई ब्रीफिंग, कोई कुछ बातचीत? नहीं, वहीं सेट पर। कल सुबह से शूट है और आज मैं सेट पे पहुँचा हूँ, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ये मेरा कैरेक्टर है। सर ने मुझे बताया, प्रकाश झा सर ने, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ़ 1 रात, जिस रात में मैं सोच सकता हूँ कि कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा। बस। और उस 1 रात में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। क्या करूँ? तो उसमें क्या टेढ़े-मेढ़े हाथ फेंकने या अदाएँ दिखानी या क्या? एग्ज़ैक्टली सर, यही चीज़ें जो भई जो दिखती हैं आमतौर है पे। ना, अगर शादी में नाचना होता, तो शायद कुछ और करता, या कुछ और ऐसे सीक्वेंसेस होते, ऐसी कंडीशंस होती जहाँ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ज़ैजरेशन मुझे दिखाना है, तो मैं वैसा करता। लेकिन यहाँ तो कुछ करना नहीं है ना, अपनी बात कह देनी है उस अंदाज़ के साथ, अपने आप को बचा के रखना है, आने वाले मोमेंट के लिए, कि जब कुछ ऐसा कुछ बड़ा करने का मौका आएगा, तो क्या करना है। तो बस इतना ही था मेरे लिए भी। मैंने अपनी बात सिर्फ़ उस कैरेक्टर के साथ, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं बहुत मतलब आई वाज़ शॉक्ड कि करूँगा क्या? पर जैसे ही वो अटायर वो आया और रात भर मैंने सोचा उन लाइन्स के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, और सुबह वो अटायर आते ही देन आई डिसाइडेड कि बस बात कहेंगे अदाओं के साथ, देखते हैं क्या होता है। पहले टेक के बाद वो ओके हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे ही जिएँगे। मेरा सवाल यही होने वाला था अगला कि सर जब आपने अभी बोला कि घबराहट होती है आज भी, तो जब आप फर्स्ट टेक देने जा रहे थे, तो उस वक़्त मन में क्या-क्या चल रहा था? बहुत कुछ चलता है। आपको प्रकाश झा सर ने कुछ बताया, है ना? बेसिकली तो उन्होंने ही बताया। कुछ और भी सजेशन देने वाले लोग थे, उन्होंने भी बताया कि देखो हमने किया था ये, तो हमने ऐसे ही किया था। तुम ऐसा कर देना, तुम ऐसा कर देना। मैंने सारा दिमाग लगाया और उसके बाद फिर अपने एक निष्कर्ष पे पहुँचा कि चलो कुछ नहीं करते हैं, बस कह देते हैं जो कहना है। और जब पहले शॉट में आप देखिए कि आश्रम की जब स्टार्टिंग होती है और पहला शॉट ही मेरा है, वो शॉट अच्छा, आश्रम शुरू ही मुझसे होती है। तो मैं जब बैठा हूँ और एक टीवी देख रही है वो वार्डन, और वो पूछते हैं कि पहचाना बहन जी की नहीं? तो कुछ नहीं किया मैंने, बात नहीं कही, और अच्छा चल। अभी कही और अभी आई। मैंने करके देखा, सर ने ओके कर दिया, मैंने कहा ठीक है, डन, करेंगे, अब ऐसे ही करते हैं, और हो गया बस। राइट सर। तो सर जिस तरीके से अलग-अलग वेब सीरीज़ या फ़िल्म्स के अंदर आपने अभी काम किया है, तो उसमें से कई ऐसी फ़िल्म्स थी जो सोशल मैसेज या सोशल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, तो जिनमें से मट्टू की साइकिल, काला पानी या भौकाल।
जैसे सीरीज थी, जैसे काला पानी में एक बहुत ही इस तरीके के फादर का रोल आपने किया है, जो मुझे शायद लग रहा है कि जिस तरीके का प्रोत्साहन आपको बचपन मिला है अपने पिताजी से, तो उस तरीके बहुत ही एक एक रिदमिक इमोशनल सीन है आपका और आपकी बेटी के बीच का। वाक़ई समीर सक्सेना साहब मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ये इतना खूबसूरत काम मुझसे निकलवाया और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे। ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट इन हिज़ आर्ट। उनके पास वो विज़न है कि उनको क्या अपने आर्टिस्ट से चाहिए और उन्होंने बड़ा मेहनत की उतना कुछ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंटेंस सीन्स हैं। बिल्कुल। बेटी से बात करना, फिर एक पैथोस है पूरा, जो ग़ुबार उसके पूरी ज़िंदगी में भरा हुआ है। ऑल्दो ही इज़ ऑफिसर, ही इज़ आईएएस ऑफिसर, उसके बाद भी उसके उसके ज़ात का एक दाग जो उसके माथे पे लगा हुआ है, वो नहीं जा रहा है। हर जगह उसे बार-बार वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है। वो जो पूरा पैथोस है, वो एकदम ब्लास्ट होना, एक सडनली फिर अपने आप को कंट्रोल करना और पूरी ज़िंदगी एक जो लेगेसी चली आ रही है कि नहीं, ज़ात कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। एजुकेशन सेकेंडरी है, आपकी कास्ट प्राइमरी है। कास्ट का धब्बा जो माथे पर है, वो ज़्यादा लोग देखेंगे बनस्पत के आपकी डिग्रीज़ के। तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा। बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया, उसको पेश किया है। बहुत-बहुत सुंदर वाक़ई में। तो काला पानी, अब आप कोई भी मेरे सारे काम, आश्रम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी सर। वो मैसेज ही है, हुँ, ऑल्दो इट्स एंटरटेनिंग, हुँ, बट उस एंटरटेनमेंट के पीछे तो कुछ मकसद है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि प्रकाश झा सर का कोई भी ऐसा काम होगा जिसके पीछे कोई हाँ, मकसद ना हो। नेचुरल सर, है ना? जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके। वो अकेले ऐसे डायरेक्टर है, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की जिसके पीछे मकसद ना हो। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद है। उसके बाद देन मट्टू की साइकिल, आप देखिए, वो तो एक चैलेंज की तरह उन्होंने लिया है शायद, कि ब्रज भाषा में बनने वाली एक एग्ज़ैक्टली। पहली ऐसी फ़िल्म है जिसको इतना जो इतनी नेशनली एक्लेम्ड इकलौती फ़िल्म है। ब्रज भाषा में इससे बड़ा कोई और काम पीछे देखने को नहीं मिलता। और एक बेलदार की कहानी, कभी किसी ने बेलदार की कहानी नहीं की। वो सबसे स्मॉलेस्ट अ, तब का है। डेली वेजेस वर्कर है, जी सर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हुँ, वर्कर, जिसकी अपनी कोई एक एक रेगुलरिटी भी नहीं है, कभी काम है, कभी नहीं है। राइट सर। ये पूरी दुनिया की इमारतें बनाने वाले वो लोग, वो कहानी है। डेफ़िनेटली एक खूबसूरत सा मैसेज है और इसी तरीके के मेरे बाकी सारे काम, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो कुछ किया है, मीनिंगफुली किया है। तो आपका पसंदीदा कौन-सा है सर? डेफ़िनेटली मैं ये दोनों काम मेरे बहुत पसंदीदा हैं। सबसे पहले मट्टू की साइकिल और उसके बाद आश्रम। दोनों ही चैलेंजेस थे। राइट सर। पहला चैलेंज कि आप प्रकाश झा सर के साथ उनके दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। तो एक वो टेंशन और उसके बाद वो कैसे होगा पता नहीं। फिर आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में कहीं नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, आपने सोचा नहीं कभी। अचानक से रैंडमली आपको कहा जाता है कर दो राइट। और आप उसे कर देते हैं। हुँ, पर उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो तो अच्छी बात है कि मुझे चेहरे से कोई नहीं पहचानता कि मैंने वो रोल किया है। तो दैट्स इट। सर जैसे अभी समीर सक्सेना साहब की बात कर रहे थे हम, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर जैसे कहीं न कहीं से एज़ एन एक्टर या जब ट्रेनिंग होती है तो हम बोलते हैं कि यार या तो आप अपने अंदर ढूँढिए उस चीज़ को, उस इमोशन को, नहीं तो कहीं से ऑब्ज़र्व जो होती हैं, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन हम बोलते हैं कि एक्टर का जो है वो 24 घंटे जो है उसका ये काम चलता रहना चाहिए, कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है, पेरिफेरल व्यू से हमको चलाना चाहिए सारी चीज़ें और अपने दिमाग के अंदर जो-जो इमेजेस चाहिए वो हम स्टोर करके रखें, कि ये कहीं कभी किसी वक़्त पे ज़रूरत हो तो। तो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो इतना ज़्यादा इंटेंस है, आपने किस तरीके से अप्रोच किया था उस सीन को जो काला पानी में आपने एज़ कला अ फादर का रोल निभाया? कि मैंने, चलिए आपको सच बताता हूँ। सच ये है कि जब मैं वो कैरेक्टर कर रहा था, तो मुझे मुझे मेरे पिता याद आ रहे थे। क्योंकि मैं जब छोटा था तो जब थिएटर की राह पे, एक्टिंग की राह पे चल दिया, तो पापा को सब लोग बड़ा कोसते थे
कि क्या रखा है इस फील्ड में, क्या करेगा ये, है ना? घर भी नहीं चला पाएगा, ज़िंदगी कैसे चलाएगा, नाच गाने में क्या रखा है। और वो भी एक छोटे बी टाउन से आने की वजह से, आगरा जैसी छोटी सी जगह से। तो मैं वो फेस करता था, वो देखता था। तो मुझे वो घुटन वो समझ में आती थी कि जब कोई एक बहुत अलग सा डिसीजन इंसान ले लेता है और उनसे हट के कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे कितना झेलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि बीइंग कुलदीप घाघरा, एन आईएएस ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ अंडमान, है ना, आई एम डूइंग दैट जी, कैरेक्टर, बिल्कुल। वो क्या सोचता होगा, कैसे सोचता होगा कि वो खुद पढ़ा, पढ़ लिख के इस काबिल बना, बेटी को भी उसी राह पे भेजा, लेकिन सडनली हो क्या रहा है? हो वही रहा है जो लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं होगा पढ़ने लिखने से, ये ज़ात का दाग पीछे से जाएगा नहीं। ये ज़ात का दाग जो माथे पर लगा हुआ है, कितना भी पढ़ लो इसे धो नहीं सकते। एंड ऑफ द डे आपको कोई बोल ही जाएगा आके, है ना? लाख हो गया होगा कुछ, है तो तू वही, कुछ तो कह देगा, जैसा कि आप फ़िल्म भी देखते हैं। तो वही एक डर मैं मेरे फ़ादर की आँखों में भी देखता था। और क्योंकि सबसे बड़ा था घर में, तो मुझे ये एहसास था कि अगर आप फ़ेल हो गए तो क्या होगा? आपने चुन तो लिया ये फ़ील्ड, पर अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा? जो दाग बदनामी का आपके माथे पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स के माथे पर भी लगेगा, जिन्होंने रिस्क लिया, बिल्कुल। है ना? कि नहीं बाकी सब डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनेंगे, लेकिन ये शायद कुछ और करेगा। तो बस वही था, मेरे दिमाग में सिर्फ़ इतना था और वो सोच के मैंने वो पूरा कंसीव किया, परफ़ॉर्म किया। हुँ। सर, एक परफ़ॉर्मेंस करने के बाद थिएटर में अमूमन ये होता है कि आप उस परफ़ॉर्मेंस के साथ रहते हैं, कुछ क्षण तक। जब आपने परफ़ॉर्मेंस कर दी, उसके बाद कर्टेन कॉल हो गई, हुँ, तो कई बार अंदर एक हेवीनेस रहती है। हुँ। वो शायद अगले दिन तक धीरे-धीरे मेलो डाउन हो जाती है। क्या सेम चीज़ आपके साथ कभी सिनेमा में या परफ़ॉर्मेंस करते हुए कभी हुई है ऐसी? हाँ, हाँ, बहुत। मैं जब बीना में पढ़ रहा था तो हमने एक शो किया श्याम रंग, जावेद सिद्दीकी साहब का लिखा एक बहुत ही जी। खूबसूरत नाटक है। मैं उसमें कृष्ण का रोल करता था, करता हूँ, अब भी करते हैं उस शो को। तो वो जो कृष्ण का फ़ील है, कृष्ण हो जाने का फ़ील है, वो मेरे साथ कई आगे 2-3 दिन तक और रहता है। मैं 2-3 दिन तक और बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम से जवाब देता हूँ बातों के। 2-3 दिन बाद वो चला जाता है। उस वक़्त बहुत लंबा रहा था। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मेरे साथ जो ये फ़ील रहा वो आश्रम में रहा कि 40 डेज़ ऑलमोस्ट 40 डेज़ इस फ़ील्ड में रहने के बाद, क्योंकि मैं सुबह सेट पे जाता था और बाकी सबका कॉल टाइम 9:30 था, मेरा 7 था। क्योंकि मुझे 2 घंटे वो गेटअप में आने में लग जाते थे। तो सुबह 7 बजे से आप उस मूड में जा रहे हैं, उसके बाद रात को 12 बजे लौट के आ रहे हैं। हुँ। 11 बजे, साढ़े 10 बजे। तो आप पूरे दिन वही जी रहे हैं और फिर आप खुद भी इतने पैशनेट होते हैं कि नहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं वैसा ही रहूँ जैसा मैं हूँ। जैसा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही रहूँ। तो खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक, इवन मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 1 महीने तक मेरी हरकतें जा नहीं रही थी। क्या बात कोई ना कोई हरकतें कर देता था। अ, अनजाने में ही कर देता था। फिर डाँट पड़ जाती थी, वाइफ़ चिल्ला देती थी कि हुँ। क्या कर रहे हो यार, ऐसे करते रहते हो। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सब टोन डाउन हुआ। तो होता है, उसका अपना एक मज़ा है। राइट सर। और आप चाहते नहीं है वो होता है। जब आप किसी कैरेक्टर में ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं तो होता है। तो क्या सर, ये वही जैसा आपने बोला कि डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। एक एक्टर को कहाँ ऐसी वो रेखा खींचनी चाहिए, जहाँ पर उसको ये याद रहे कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा किरदार है और ये मैं एक्टर हूँ, अदाकार हूँ? जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत लंबे वक़्त तक इस फ़ील्ड में काम करते हैं और जब आपकी एक्टिंग आपकी क्राफ़्ट बन जाती है, आपकी आर्ट आपकी क्राफ़्ट बन जाती है, तो फिर ऐसा होना कम होता जाता है। ऐसा अमूमन होता नहीं है। जैसे अभी मैं कोई छोटा एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, सपोज़ कि मैं अभी थाई मसाज में जैसे मैं एक कैरेक्टर कर जी, रहा जी, हूँ, जी, जी, है ना? जी, जी। सैलून ओनर का एक कैरेक्टर कर रहा जी, हूँ, तो बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, हुँ, हो जाता है। और सोचा क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कर दिया। हुँ। 5, 7, 8 सीन है, हमने करे चले आए, कुछ नहीं होता। जब किसी चैलेंजिंग कैरेक्टर की बात आती है, जब बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर की बात आती है,
तो ऐसा होता है। हुँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ को करने के लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो प्रिपरेशन वक़्त की हो या आपके मेंटल थॉट्स की मेहनत हो। वो किस स्पीड से आपके दिमाग में चलते हैं, इट डिपेंड्स। हुँ, इसीलिए जो मुश्किल कैरेक्टर हैं, जो आम ज़िंदगी से हट के कैरेक्टर हैं, वो रह जाते हैं। आम कैरेक्टर्स जो रोज़ आपकी आँखों के सामने से गुज़रते हैं और जिनकी प्रैक्टिस तो चलते-फिरते हो जाती है, चलते-फिरते आप उन्हें सोच लेते हैं, वो नहीं रहते। वो आते हैं और चले जाते हैं। बट जो मुश्किल चीज़ें हैं जिनमें जो आसानी से आपको अवेलेबल नहीं है, वो जब आपको ग्रास्प करनी होती हैं और उसके लिए पूरी प्रैक्टिस करनी होती है, मेंटल, फिज़िकल दोनों, तो वो कुछ दिन रह जाता है। ऐसा मेरा मानना है। हुँ। तो उसके लिए क्या, जैसे एज़ एन एक्टर सर, आप तो एक अ, वक़्त से, मतलब इतने लंबे वक़्त से आप जो हैं इस फ़ील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है ये चीज़ करना। लेकिन जो नए एक्टर्स होते हैं, जो अभी-अभी सीख के आए हैं या अभी-अभी सीख के उनको कोई चांस मिला है, तो उनके साथ अमूमन ये चीज़ देखी जाती है या सुनी जाती है कि यार उसने किरदार किया और वो काफ़ी टाइम तक फिर रहा, तो क्या बीच में कहीं कौन-सी ऐसी चीज़ है या कौन-सी ऐसी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए कि यार अभी मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ इसको, कैरेक्टर को प्रिपेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे ध्यान रखना है कि मैं इससे ज़्यादा किसी और चीज़ में ना जाऊँ। जैसे राजकुमार राव का एग्ज़ाम्पल है कि वो उन्होंने ओमेरता के लिए जब किया था, तो वो एक बहुत उनकी चलती रहती है एक वीडियो मैंने देखी है, कि वो कहते हैं कि मैंने अचानक से न्यूज़ देख रहा था और अचानक से मैंने देखा कि जब ये 9/11 हुआ था, तो प्लेन ऐसे क्रैश हुआ और मुझे लगा अरे यार! क्या अचीवमेंट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर हावी हो रहा है मेरे ऊपर, एक्टर के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर वो हावी हो रहा है, क्योंकि सर काम तो सारा सोच का ही है। अगर हम एज़ एन एक्टर किरदार के बारे में सोचेंगे नहीं, उसकी जर्नी के बारे में नहीं सोचेंगे, बैक स्टोरी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो शायद आज जो है उसका हम प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रिपेयर करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए या उस टाइम नहीं ध्यान में रखनी चाहिए? और बाद में इस पे काम करना चाहिए, उस चीज़ को भूलने के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि जब तक वो चोगा हम उतारेंगे नहीं, हम कुछ नया पहन सकते नहीं। हर एक्टर, हर परफ़ॉर्मर का अपना सोचने का एक अलग तरीका है। परफ़ॉर्म करने का भी अलग तरीका है। वो कितना मैकेनिकल है, कितना ओरिजिनल है, ये उसका अपना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं बड़ा मैकेनिकली मैं तो कर देता हूँ, पर सामने वाले को वो तो बहुत ऑथेंटिक और ओरिजिनल लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा ओरिजिनली कर रहा था, बहुत उसको समझ के कर रहा था, लेकिन फिर भी सामने वाले को बहुत सतही लग रहा है, टेम्परेरी लग रहा है। कह रहा नहीं, नहीं, डेप्थ नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे सोचते हैं। बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि कोई कैरेक्टर आपको मिला, आपने उसके बारे में सोचा, उसे कंसीव किया और आपकी लाइन्स के साथ, गिवन सर्कमस्टेंस के साथ उसे परफ़ॉर्म कर दिया। दैट्स इट। उसमें आप कितना गहराई में उतरे, कितना गहराई में नहीं उतरे, ये आप पर डिपेंड करता है। लंबा कैरेक्टर है, आप लंबे वक़्त तक एक ही कैरेक्टर को रोज़ जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि वैसे ही रिएक्ट करने लगेंगे। आप 4 दिन एक कैरेक्टर को जीते हैं, 5वें दिन अगर वो आप पर हावी रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5वें दिन चला जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म था, 2 दिन एक कैरेक्टर में रहना था, तीसरे दिन चले गए। मुझे लगता है कि हर एक का अपना-अपना सोचने का अलग नज़रिया है, अलग तरीका है। मेरा सोचने का तरीका बहुत फ़र्क है, मैं कोई कैरेक्टर मेरे ऊपर हावी नहीं होता। मैं बहुत दिन तक नहीं रहता। आश्रम का मैंने ज़िक्र आपसे इसलिए किया कि मैं बहुत एक लंबे अरसे तक उस जी, कैरेक्टर में रहा तो कुछ दिन मेरे साथ वो कैरेक्टर रहा। अदरवाइज़ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं दिन भर काम करता हूँ, बच्चों को स्क्रिप्ट्स पढ़ के सुनाता हूँ या उन्हें रीडिंग प्रोसेस बताता हूँ। तो अलग-अलग कैरेक्टर्स के तरीके से दिन भर बोलता रहता हूँ। तो मेरे लिए वो मेरी क्राफ्ट क्राफ्ट में तब्दील हो गया है। राइट। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही कहूँगा कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। सर, अब जैसे अब आपने प्रिपरेशन की बात कही कि इस तरीके से आपने प्रिपेयर करते हैं या आपने इस तरीके से कोई कैरेक्टर को कंसीव करा और इस तरीके से उसको निभाया। तो सर आज की डेट में किसी भी प्रोजेक्ट को क्रैक करने के लिए आप ऑडिशंस के थ्रू गुज़रते हैं, हुँ। ऑडिशन टेस्ट देने होते हैं। तो आज की डेट में जो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं या जो ऑडिशन क्रैक नहीं हो पाता, तो उसमें क्या ऐसी गलती होती है? क्या ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ऑडिशन देते समय? हुँ, ये खूबसूरत सवाल है। देखिए डिपेंड करता है ऑडिशन पर।
अगर ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं दिखने वाले। ऑडिशन अच्छा कब होगा? जब आपके पास तजुर्बा है, जब आपके पास आपकी आपकी जो आर्ट है उसको क्राफ्ट में बदल देने का आपके पास मादा है, आपके पास टेक्निक है। आप देखिए ऑडिशन कैसे आता है? ऑडिशन शाम दोपहर में 2 बजे आता है और कहा जाता है 5 बजे तक भेज दीजिए। 5 बजे आता है और कहा जाता है रात के 9 बजे तक भेज देंगे। तो यू डोंट हैव टाइम टू कंसीव, टू प्रिपेयर, यू डोंट हैव टाइम बेसिकली। तो व्हाट इज़ इट? फिर एक तरफ आपसे एक्टिंग की दुनिया की बात करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं सोचो, फिर उसे ऑब्जर्व करो, देख के आओ, समझ के आओ, आपको कुली का रोल करना है तो उनके बीच जाके रहो। अरे भाई ऑडिशन में ही जब सेलेक्ट नहीं हुए तो वो दिन तो कभी आना ही नहीं है। कभी आना है क्या? आपने कुली का ऑडिशन दिया पर उसमें तो आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। और ऑडिशन देने के लिए आपको ये तजुर्बा लेने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो तो शाम को भेजना है। बिल्कुल सर, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। अगर आपको घर पे बैठकर एक हाउस हस्बैंड का रोल करना है और आपकी शादी तो हो ही नहीं है, शादी तो ही नहीं है, दिखाओगे कैसे? कैसे दिखाओगे? वो शादी करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, फिर बताओगे, बहुत मत लगेगा। है ना? तो बड़ा टेक्निकल है मामला, बहुत ही टेक्निकल है। अब उस टेक्निक को समझ पाओ तो चलो, आप चल तो तभी पाएंगे आगे जब उस टेक्निक को समझ पाएंगे। और उसके लिए मैं तो न्यू कमर से यही कहूंगा कि भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पैसे मिले ना मिले, बड़ा काम हो छोटा काम हो, एटलीस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। रोज प्रैक्टिस करो, इस जुबान की प्रैक्टिस करो, एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करो, है ना, बोलने की प्रैक्टिस करो, सोचने की प्रैक्टिस करो, और इस सब के लिए पढ़ते रहो। कुछ पढ़ते रहोगे तो नया कुछ आता रहेगा, नया कुछ आता रहेगा तो जाहिर सी बात है किसी और से शेयर भी करोगे, बोलोगे भी, बात भी करोगे, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसी बीच जो आएगा वो भी निबट जाएगा। पर अगर आप एक ठहराव के साथ बैठे हुए हैं, आप कुछ नया रोज नहीं गढ़ रहे हैं, रोज कुछ खुराफातें नहीं कर रहे हैं, तो फिर सडनली कुछ आ जाएगा 2 घंटे में भेजने के लिए, तो आप कैसे भेजेंगे? पॉसिबल नहीं। तो सर, जैसे भी आपने बात कही कि आप न्यू कमर से ऐसे कहते हैं, आप कई सारे न्यू कमर्स को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल के आप एचओडी हैं, तो वहाँ पर आप जब न्यू कमर्स की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये वही बचकानी सी प्रॉब्लम है, शायद इसके बाद इनको इस प्रॉब्लम का ध्यान भी ना रहे जब भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे? बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये देख के। और नॉट इवन इन माई स्कूल, इन एवरी प्राइवेट स्कूल, वो जितने सिनेमा की फील्ड में ट्रेनिंग देने वाले स्कूल्स हैं, कोई टेस्ट तो है नहीं वहाँ, राइट। है ना? आप पैसे दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह आपका टेस्ट लिया जाएगा, बीएनए की तरह आपका टेस्ट लिया जाएगा, एमपीएचडी की तरह आपका टेस्ट लिया जाएगा, एफटीआई एसआरएफटीआई की तरह टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं था। तो दौलत दो, एडमिशन ले लो। पर प्रॉब्लम क्या है कि एटलीस्ट जब आप किसी ऐसे नेशनल स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, है ना, इवन आईआईसीएस हमारे स्कूल में भी, तो देयर इज अ टेस्ट। जैसे हमारे यहाँ आप आईआईसीएस में अगर एंट्री चाहते हैं तो आपको मीकेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ठीक वैसे ही बाकी स्कूल्स में कोई एग्जाम नहीं है, आप एडमिशन ले लेते हैं। वहां जाके पता लगता है, हम जैसे लोगों से जब टकराते हैं बच्चे, तो पता लगता है कि तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। बेसिक प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ जो सिनेमा के फील्ड में आना चाहते हैं, वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। वो हिंदी पढ़ नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते, है ना? तो अब क्या करेंगे सिनेमा में? उनको लगता है कि हम सिनेमेटोग्राफर बन जाएंगे, हम डायरेक्टर बन जाएंगे, हम एक्टर बन जाएंगे। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते, पढ़ना ही नहीं आता। नहीं तो इन्फ्लुएंसर तो बन ही जाएंगे। इन्फ्लुएंसर तो बन जाएंगे, पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। पढ़ना लिखना मतलब कैसा पढ़ना लिखना? एक 20 पन्ने, क्या आप एक सिंगल गो में पढ़ सकते हैं? 20 पन्ने सीधे एक साथ पढ़ के खत्म कर सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आप 2 पेज के बाद पढ़ नहीं पाएंगे, तुरंत मोबाइल उठ जाता। 1 घंटा कंटिन्यूस पढ़ने का कंसंट्रेशन आपके पास है ही नहीं। मात्राओं का ज्ञान नहीं है आपको, आप पढ़ ही नहीं सकते। आप प्रेमचंद पढ़ते नहीं,
जयशंकर प्रसाद पढ़ते नहीं, आप फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ते नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ते। फिर बात करते हैं कहानियों की, किस्सों की। कौन सी कहानी, कौन से किस्से? क्या आप पढ़ते वक्त आपके आंखों के सामने जो आप पढ़ रहे हैं वो विजुलाइज होता है? आप उसको इमेजिन कर पाते हैं? मतलब मुझे तो याद है कि मैं कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, हाँ। है ना? बहुत छोटी उम्र में, 7-8 साल की उम्र में कॉमिक्स पढ़ना सीख गए थे। 25 पैसे की आती थी कॉमिक्स। जो जितनी जल्दी पढ़ लेगा, उतनी जल्दी उसको दूसरी मिल जाएगी। ऐसा भी कुछ होता था। हम जल्दी से पढ़ते थे, और क्योंकि वहाँ कार्टून्स बने होते थे, तो जो एक एक कैरेक्टर ने बोला, ऊपर एक ऐसा क्लाउड बना होता था, उसके अंदर डायलॉग लिखा होता था उसका, वो डायलॉग पढ़ते थे और उसका वही एक्सप्रेशन बना होता था, है ना? जैसे उसने कहा कि कुत्ते ने वो जहर चाट लिया, तो चाटने की भी आवाज स्लर्प स्लर्प करके लिखी होती थी। हाँ, स्लर्प निकल और साथ में कुत्ते की एक जीभ ऐसे एक जीभ करके। भी कुत्ते की होती थी, तो यू कैन इमेजिन कि उसने ऐसे चाटा चाटा। होगा और स्लर्प स्लर्प करके आवाज आई होगी। ये तो एक बहुत छोटी सी बात बिल्कुल सर, और बहुत बहुत गहरी बात है ना? मतलब छोटी सी बहुत गहरी बात है। आप कैरेक्टर्स बात, तो वहां से हमें विजुलाइज करने की आदत पड़ गई। फिर जब हमने जब प्रेमचंद पढ़ा, और उस प्रेमचंद की कहानी में लिखा हुआ था कि बच्चों की टोली ईदगाह की तरफ चल पड़ी। ईदगाह बहुत दूर था, तपती धूप थी, है ना? कुछ ने टोपियां लगाई हुई थी, कुछ ने छतरी पकड़ी हुई थी, और सब मौज मस्ती में चले जा रहे थे। तो अब ये इतनी सी बात आप जब बोलेंगे अपनी जुबान से, तो उस बोलते वक्त क्या आपके सामने विजुलाइज हो रहा है? बड़ा दूर था, मस्ती में सब लोग जा रहे थे। तो हर अल्फाज जो जुबान से बाहर आ रहा है, उसका अपना एक रस है, उसका अपना एक फील है, जो डिस्क्राइब कर रहा है इमेजिनरी। क्या ये आर्ट है आपके अंदर? नहीं है। फिर मैं सवाल पूछता हूं कि आप सिनेमा में आना चाहते हैं, आप थिएटर में आना चाहते हैं, आपको कब ऐसा लगा कि आपको ये बीमारी है? आपके अंदर कोई ऐसे लक्षण है? जी सर। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, तो पूछा क्या तबीयत खराब है, तो आप बोलेंगे कहीं दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, या कोई तो बीमारी बोलेंगे ना, मुझे कोई कोई खुजली होती है, कोई उसकी ऑइंटमेंट दे दो, कोई तो दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको सिनेमा में आना है, थिएटर में जाना है, तो कोई तो दिक्कत होगी। आपको गाने अच्छे लगते होंगे, आपको लिखना अच्छा लगता होगा, आपको गुनगुनाना अच्छा लगता होगा, आपको नाचना अच्छा लगता होगा, पेंटिंग अच्छी लगती हो, कुछ तो अच्छा लगता होगा। आप पूछिए सवाल, आपको क्या अच्छा लगता है? कोई जवाब ही नहीं है। तो कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है जो हमें अच्छा लगता है। रील अच्छी लगती है इंस्टाग्राम की, बस। रिकॉग्निशन, दैट इज ऑल दे बस वांट। आप पूछिए, आपको गाने गाने सुनते हैं, आप गजलें सुनते हैं, नज़्में सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं साहब। कौन सा याद है? कोई याद नहीं। फिर कैसे सुनते हैं जब कुछ याद ही नहीं है? है ना सवाल? बिल्कुल सर। तो मुझे तो कीड़े बचपन से पेरेंट्स ने देखे होंगे, गाने बहुत गाता था, गाना याद कर लेता था, डांस करता था। तो कुछ ऐसे बीमारी के लक्षण देखे होंगे ना, तो डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा इसका इलाज करो। तो अभी बिना मर्ज के आ रहा है मरीज। तो सर इस तरीके के जो बच्चे हैं या इस तरीके के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं सो कॉल्ड आज की डेट में, तो उनको आप क्या एक मैसेज या एक सलाह आई वुड से देना चाहेंगे कि यार अगर कुछ करना है तो ये चीज़ तो मिनिमम टू मिनिमम ये चीज़ कर। वही मैंने बोला अभी, आप अभी जो मैंने बोला वही बोला, कि कम से कम भाई कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग आ जाते हैं, सर अब मैं लिखता हूँ। अच्छा सर, सुन लीजिए। अच्छा क्या लिखते हो? तो बस शेर लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। मैं नहीं पढ़ता। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि तुमने किसे पढ़ा है? किसी शायर को पढ़ा है, किसी कवि को पढ़ा है? वो नहीं पढ़ता, नहीं, मैं तो लिखता हूँ। कैसे पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। क्या आप बिना किसी को पढ़े, बिना किसी को सुने, बिना कुछ करे आप लिखना शुरू कर दें? ऐसा कैसे पॉसिबल है? वोकैबुलरी, वो एक इम्प्रेशन कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? है ना? आ भी जाएगा तो उसकी क्या ग्रामर होगी?
देयर इज अ ग्रामर। आप कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो कविता लिखें, कहानी लिखें, उसकी ग्रामर है। कविताओं की तो और मुश्किल ग्रामर है। मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, रदीफ काफिये का ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको हर बात का ज्ञान होना चाहिए। शेर का मीटर कैसे मिलेगा? कविता का मीटर कैसे मिलेगा? मीटर है, अब राइम है या वर्स है? वर्स का भी अपना एक सर्टेन मीटर है, उसे भी कैसे मैच करेंगे जब तक आप दूसरों को नहीं पढ़ते? तो ये चीजें हैं जो हम फेस करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि भाई दूसरों को सुनो, देखो, समझो, मोबाइल को साइड में रख के, क्योंकि जब तक मोबाइल आपके साथ रहेगा आप जिंदगी सुकून से नहीं जी पाएंगे। पढ़ो, पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग डेवलप होने लगेगा, आप समझदार होने लगेंगे और स्पेशली इस फील्ड में आने के काबिल बनने की पहली सीढ़ी चढ़ पाएंगे। राइट। तो सर अभी जैसे आपकी अच्छी खासी व्यस्तता है, तो आगे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप व्यस्त होने वाले हैं? बालों का तो पता नहीं। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कई मेरे छोटे कैरेक्टर्स हैं, कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अभी रिलीज होना बाकी हैं। जैसे बड़ी अच्छी फिल्म है स्पर्श श्रीवास्तव, बड़े होनहार कलाकार हैं, बहुत बहुत प्रसिद्ध भी हैं। लापता लेडीज के बाद उनकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्म है ट्रिप टू लद्दाख। लद्दाख उसमें मैं हूँ। एक रघुवीर सर के साथ एक फिल्म है गली नंबर 26। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। तो सर ये तो सिनेमा की बात हुई, जो आपके रंगमंच की व्यस्तता है वो किस तरीके से आने वाले महीनों में हमको दिखने वाली है? हाँ, वो भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने अभी जागरण थिएटर फेस्टिवल कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे 2 शोज थे। एक मेरे डायरेक्शन में था मीरा, और एक हमारे मित्र हैं सारांश, उनके डायरेक्शन में था नागमंडल। अभी हम करने वाले हैं कबीरा खड़ा बाजार में, एक हम नया शुरू करने वाले हैं, और कर्नाट साहब का ही अगला प्ले भी करेंगे। तो इस तरीके से लगातार यही जर्नी है कि बात खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो जाती है। जी सर। और सर उसके बीच में कहीं एक जो छोटा सा एक समय आता है कि जब खालीपन हल्का सा लगता है, तो आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो उसमें कुछ 2-3 दिन रहते हैं, तो आप उसमें आराम करते हैं या कुलबुलाहट सी रहती है? नहीं मैं आप सो जल्दी जाता हूँ। मुझे सोने को बहुत कम मिलता है, इसलिए मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं सो जाता हूँ बस। रेस्ट कर लेता हूँ, 1-2 दिन ही मिलते हैं, फिर उसके बाद जद्दोजहद भाग दौड़ शुरू। कोई कहता नहीं है आपसे कि भागो, कोई नहीं कहता आपसे कि इतना दौड़ो, कोई नहीं कहता आपसे कि और दौलत के लिए काम करो ना। ये तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आप बैठ नहीं सकते। आपको लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, इसमें जितना ज्यादा काम कर सकें वो कर दें और चलते बने। क्या दुनिया को गंदा करना। भाई इंसान एक टोटली नॉन प्रोडक्टिव क्रिएचर है ईश्वर का, है ना। सिर्फ इंसान ही है ऊपर वाले का बनाया ऐसा क्रिएचर है जिससे उसकी धरती को कोई फायदा नहीं है। टोटली यूजलेस हैं हम लोग। आप सोच के अगर देखें, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ऐसे, तो लगता है कि अगर चींटी, मान लो चींटी की प्रजाति पूरी धरती से खत्म कर दी जाए तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर एक मधुमक्खी पूरी धरती से खत्म कर दी जाए तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसी कोई भी जानवर, सिर्फ एक केंचुआ जो खेत में जो उर्वरक का काम करता है, हाँ काम करता है, फर्टाइल बनाता है खेती को, अगर वो केंचुआ धरती से खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। इंसान की प्रजाति अगर पूरी धरती से खत्म हो जाए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। धरती और खुशहाल हो जाएगी, सब कुछ और सुंदर हो जाएगा। बताइए, am I right or wrong? तो हम करने वाले हैं क्या? कुछ नहीं, यूजलेस वेस्ट मटेरियल है हम। सर बहुत ही प्यारा स्पिरिचुअल थॉट है। हाँ, और तो परेशान हो जाता हूँ सोचते सोचते। सर इसी थॉट के साथ हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम बस इसी में लगे हैं कि वो अच्छा मैं खराब, मैं अच्छा वो खराब, उसको मार दूं, उसको लूट लूं, और हैं आप कुछ नहीं। मर जाइए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला खुश होगा, एक नालायक और गया। बहुत गहरा थॉट है सर, बहुत गहरा थॉट है। आप देखो ना, आप कोरोना ने आपको क्या सिखाया कि सब बंद हो गए तो
पक्षी चहचहाने लगे, धरती हरी-भरी हो गई, सारे आदमी आप पूरी इंसान की प्रजाति खत्म कर दो पूरी धरती से, ऊपर वाला उठा ले सबको, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, और सुंदर हो जाएगा सब। उसके बावजूद हम जाने किस मुगालते में जीते हैं, जाने क्या कर डालेंगे, क्या कर डालेंगे? थोड़ी दौलत और, बस और क्या? सर, ऊपर वाले को फ़र्क पड़ना पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा अगर आप हमारे शो पर बिना कुछ नज़्म सुनाए या कुछ 1-2 लाइन सुनाए, क्योंकि हमने हमने पता किया है हमारे सूत्रों के अनुसार कि आप बहुत बहुत ही अच्छा गाते हैं और अभी जान मैं तबीयत नासाज़ है मेरी कई दिनों से, जी, गला भी खराब है, खाँसी भी, सारी चीज़ें हैं आपके सामने। जी, पर मैं ऐसे माहौल में यही सोचता हूँ, मुझे जगजीत साहब की ग़ज़ल याद आती है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, क्या हर तरफ हर जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मज़ारा आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। गला बहुत खराब क्या है बात मेरा। है सर! सर, अगर खराब गले से इतनी प्यारी और मुकम्मल आवाज़ आ रही है तो अगले समय जब सर का बिल्कुल गला सही होगा, तबीयत बिल्कुल सही होगी, हम सर को दोबारा बुलाना चाहेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज़ आप आइए और इनसाइट्स और प्यारी-प्यारी बातें और अपने जीवन के जो अपने कड़ियाँ हैं, वो हमारे साथ साझा कीजिए, जिनके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, हमारे दर्शकों को सीखने को मिले कि किस तरीके से रंगमंच करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हुए आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं और अच्छी चीज़ों को जो है नए आयाम दे सकते हैं और नए आकार दे सकते हैं। तो सर टॉकिंग थ्रू में आने के लिए बहुत-बहुत दिल से थैंक धन्यवाद यू, सर। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच।